नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी कविता की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये बच्चों को सिखाने का कितना अनोखा और मजेदार सफर बन सकती है। एक बच्चे को चांद का जादू कैसे समझाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको अपने बचपन की याद दिला देता है, और यही सवाल हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक छोटे से, एक बड़े ही मासूम से सवाल से, जो एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, और बस वहीं से सीखने का असली जादू शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा पल है जिससे हम सब जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, है ना? एक बच्चा अपनी माँ के साथ बस रात के आसमान को देख रहा है, और यही जो एक अपनापन है, जो प्यार है, वही इस पूरी कविता की नींव है। और यहीं से कविता शुरू होती है। ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा नन्हा सा चांद। जरा उस बच्चे की आंखों में वो हैरानी महसूस कीजिए। कितनी मासूमियत भरी है इन लाइनों में। चलिए अब कविता में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बच्चे की नजरों से चांद के ये जो बदलते रूप हैं, उनका राज कैसे खुलता है। देखिए, इस कविता की असली खूबसूरती ना इसकी सादगी में है। ये एक बच्चे का कितना सीधा साधा सवाल उठाती है। इतना दुबला, इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? ये वही सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। और बस इसी तरह ये कविता विज्ञान को एक कहानी बना देती है। और फिर देखिए क्या होता है। कविता चांद को एक दोस्त बना देती है। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। अब चांद बस आसमान में एक गोला नहीं है, वो तो एक शरारती दोस्त बन गया है जो बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा है। यही तो है मानवीकरण, जो बच्चों को इस बड़े से ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करता है। और कविता का अंत होता है बच्चे की इस कमाल की कल्पना के साथ, जब वो अपनी माँ से पूछता है, अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? देखिए कितनी खूबसूरती से आसमान के उस अजूबे को माँ और बच्चे के बीच के गहरे प्यार से जोड़ दिया गया है। लेकिन रुकिए, ये चैप्टर सिर्फ एक कविता पर खत्म नहीं होता। अब देखते हैं कि ये किताब कैसे कविता के इस जादू को सीखने की मजेदार एक्टिविटीज में बदल देती है। ये जो बातचीत के लिए सवाल दिए गए हैं ना, ये सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं है। इनका मकसद है बच्चों को सोचने पर मजबूर करना, कि वो अपने अनुभव शेयर करें और कहानी से खुद को जोड़ पाएं। इससे उनकी समझ और गहरी होती है। और फिर आता है ये शब्दों का खेल। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये दिखाने का कि राइमिंग यानी तुकबंदी जैसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक मजेदार इंटरैक्टिव गेम बनाया जा सकता है। बच्चे खेल खेल में ही भाषा का संगीत और उसकी बनावट सीख जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चैप्टर कविता से भी आगे बढ़कर क्रिएटिव एक्टिविटीज की एक पूरी दुनिया खोल देता है। और ये सब शुरू होता है एक कहानी से, प्यासा कौवा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसमें एक भी शब्द नहीं है। जी हाँ, ये जानबूझकर किया गया है ताकि बच्चे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्यासे कौवे से, जो बेचारा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। फिर उसे एक घड़ा दिखाई देता है, उम्मीद की एक किरण। और कहानी धीरे धीरे एक एक तस्वीर के साथ आगे बढ़ती है। मगर एक मुश्किल है, पानी घड़े में बहुत नीचे है, उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। अब कौवा क्या करेगा? और फिर वो निकालता है एक बहुत ही चतुर उपाय। तो ये जो 4 तस्वीरों की कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो बच्चों के लिए एक खुला न्योता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अपने अंदाज में पूरा करें। और ये देखिए, एक और कमाल का टूल, अक्षर वृक्ष। मतलब ये वोकैबुलरी सिखाने का कितना मजेदार विजुअल और इंटरैक्टिव तरीका है। यहाँ अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि खेलने की चीज बन गए हैं। तो ये सब कुछ हमें सिखाने और सीखने की कला के बारे में क्या बताता है? क्या समझ आता है इससे? असल में यही इस पूरे चैप्टर के पीछे की सोच है, उसका फलसफा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो सिर्फ चीजों को रटाने पर जोर नहीं देता, बल्कि इसका फोकस है जिज्ञासा जगाने पर, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने पर और बच्चे को इमोशनली उस चीज से जोड़ने पर। तो चलिए इस सफर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या होता अगर सीखना हमेशा खेलने जितना ही मजेदार होता? जरा सोचिएगा शिक्षा के इस खूबसूरत और असरदार नजरिए के बारे में।